हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरशाद और आज की कहानी हमारी सभी कहानियों से अलग है क्योंकि इस अंगूठी को पहनने वाला कभी जिंदा नहीं बचता। 3 दोस्त सुनसान हवेली में एक रहस्यमयी अंगूठी पाते हैं, लेकिन क्या वे इसे छुड़ाकर अपनी जान बचा पाएंगे? दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 68% लोग कहानी तो पूरी सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपका नाम अगली वीडियो में ले सकूं। ये है कुछ भाइयों के नाम जिन्होंने पिछली वीडियो में कमेंट किया था। जशोपंत बेहरा जी, जिन्होंने अपना एड्रेस कमेंट नहीं किया है। शैलेंद्र जी हैं ग्वालियर से। अर्णव जी हैं दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, अब मैं कहानी को शुरू करता हूं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव सिद्धपुर से, जो चारों ओर से जंगलों और पुराने खंडहरों से घिरा हुआ है। इस गांव में हरियाली तो थी, पर एक रहस्यमयी सन्नाटा हमेशा पसरा रहता था। गांव के लोग सीधे सादे और ईश्वर में गहरी आस्था रखने वाले थे। इसी गांव में रहते थे 3 दोस्त, करण, मोहित और नेहा। तीनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग। करण गांव के बड़े जमींदार का बेटा था। वो बहादुर था, लेकिन थोड़े घमंडी स्वभाव का था। हमेशा नई नई चीजों को जानने और एक्सप्लोर करने का शौक रखता था। मोहित थोड़ा शांत और गंभीर स्वभाव का लड़का था, जो पढ़ाई में तेज था और गांव के पुराने इतिहास में गहरी रुचि रखता था। नेहा, जो इन दोनों की सबसे करीबी दोस्त थी, निडर और हंसमुख लड़की थी, लेकिन वो भी कभी कभी कुछ चीजों को लेकर बहुत संवेदनशील हो जाती थी, खासकर जब बात गांव की पुरानी मान्यताओं की होती थी। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना खंडहर था, जिसे लोग सपित हवेली कहते थे। इस हवेली की कहानी गांव के हर बच्चे ने बचपन से सुनी थी। कहते हैं कि इस हवेली में एक समय में एक अमीर व्यापारी रहता था, जिसकी बेटी की शादी की रात कुछ भयानक हुआ था। उस रात उसकी बेटी ने एक रहस्यमयी अंगूठी पहनी थी, जो शादी के गहनों में से एक थी। जैसे ही उसने वो अंगूठी पहनी, हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुछ लोगों का मानना था कि उस अंगूठी में किसी आत्मा का वास है, तो कुछ कहते थे कि वो अंगूठी श्रापित थी। एक रात करण, मोहित और नेहा ने तय किया कि वो इस हवेली की सच्चाई जानने जाएंगे। तीनों को रहस्यमयी कहानियों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन वो इस रोमांचक अनुभव को लेकर उत्साहित थे। खासकर करण, जिसने ठान लिया था कि वो इस अंगूठी को खुद ढूंढकर सच साबित करेगा। नेहा थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसने अपने डर को अपने दोस्तों के सामने जाहिर नहीं किया। मोहित को यह विचार खतरनाक लग रहा था, लेकिन दोस्तों का साथ देने के लिए उसने भी हामी भर दी। रात का समय चुना गया, क्योंकि दिन में वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। जैसे जैसे रात का वक्त करीब आया, उनके अंदर डर और उत्साह का मिला जुला एहसास बढ़ता गया। तीनों ने जरूरी सामान जैसे टॉर्च, रस्सी और एक पुरानी किताब, जो मोहित ने गांव के पुजारी से ली थी, अपने साथ ले ली। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ, पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। चारों ओर घना सन्नाटा था और चांदनी भी काली घटाओं के पीछे छिपी हुई थी। करण, मोहित और नेहा चुपचाप अपने घरों से निकलकर हवेली की ओर चल पड़े। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, जहां हर कदम पर सूखे पत्तों की आवाज उनके दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही तीनों ने अपनी टॉर्च जलाई। हवेली की पुरानी टूटी दीवारें, जर्जर छत और झूलते हुए दरवाजे देखकर नेहा ने डर से करण का हाथ पकड़ लिया। करण ने हंसते हुए कहा, नेहा, डरने की जरूरत नहीं है, ये सब सिर्फ पुरानी कहानियों का असर है। लेकिन मोहित की नजर हवेली के बड़े दरवाजे पर पड़ी, जहां एक अजीब सी आकृति बनी हुई थी, जो दूर से किसी इंसान की परछाई लग रही थी। जैसे ही तीनों अंदर गए, हवेली के अंदर का नजारा और भी डरावना था। चारों तरफ जालों से लटकते हुए मकड़े और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच दिए हों। नेहा ने धीरे से कहा, मुझे लगता है हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन करण ने उसे मना कर दिया और कहा, हम यहां सच का पता लगाने आए हैं और अब हम पीछे नहीं हट सकते। मोहित ने अपनी किताब खोली और उसमें हवेली के नक्शे को देखने लगा। वो उन्हें हवेली के उस कमरे तक ले गया जहां कहा जाता था कि वो श्रापित अंगूठी छुपी हुई है।
उस कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा। करण ने इसे नजरअंदाज करते हुए दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि वहां फर्श पर एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। मोहित ने कहा, कहानी के मुताबिक अंगूठी इसी संदूक के अंदर होनी चाहिए। करण ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जंग लगा हुआ था और आसानी से खुल नहीं रहा था। उन्होंने रस्सी और लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया और आखिरकार संदूक का ढक्कन खुल गया। संदूक के अंदर एक पुरानी लाल मखमली डिब्बी रखी हुई थी। जैसे ही करण ने उसे उठाया, हवेली के अंदर की सारी खिड़कियां एक झटके में जोर से बंद हो गईं और एक भयानक आवाज गूंजने लगी। नेहा ने चीखते हुए कहा, यह क्या था? करण, इसे छोड़ दो। लेकिन करण ने उसकी बात नहीं मानी और डिब्बी को खोलने लगा। जैसे ही डिब्बी खुली, उसमें से एक अजीब चमकती हुई अंगूठी निकली। अंगूठी देखने में तो साधारण लग रही थी, लेकिन उसके चारों ओर एक हल्का नीला धुआं घुमड़ रहा था। मोहित ने किताब में कुछ पन्ने पलटे और डरते हुए कहा, करण, इस अंगूठी को मत छूना। किताब में लिखा है कि ये अंगूठी उस लड़की की आत्मा से जुड़ी हुई है जो अपनी शादी की रात मारी गई थी। लेकिन करण ने उनकी बात को अनसुना करते हुए अंगूठी उठा ली। जैसे ही उसने अंगूठी को हाथ में लिया, हवेली की दीवारों पर अजीब सी छायाएं उभरने लगीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। नेहा ने डरते हुए कहा, करण, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन करण ने कहा, हम इसे लेकर गांव वापस चलेंगे और सबको दिखाएंगे कि यह सिर्फ एक अंगूठी है, कोई श्राप नहीं। तीनों जल्दी से हवेली से बाहर निकल गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने जंगल के रास्ते में कदम रखा, पीछे से एक धीमी लेकिन भयानक हंसी की आवाज आई। मोहित ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने करण और नेहा से कहा, क्या तुमने वो सुना? लेकिन करण ने कहा, तुम ज्यादा सोच रहे हो, चलो जल्दी गांव चलते हैं। गांव पहुंचने के बाद भी नेहा और मोहित के मन में कुछ अजीब सा डर बैठा हुआ था। करण ने अंगूठी को अपने घर में एक सुरक्षित जगह पर रख दिया और कहा, देखो, हमने कुछ ऐसा किया है जो कोई नहीं कर सका। अब सबको पता चलेगा कि वो सारी कहानियां सिर्फ अफवाह थीं। लेकिन उस रात करण के घर में कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जैसे ही करण अपने कमरे में सोने गया, रात और गहरी होती गई। हवेली से लाई हुई अंगूठी उसके कमरे में अलमारी के अंदर रखी हुई थी, लेकिन पूरे घर में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। करण ने इसे महसूस किया, लेकिन वो इसे अपनी थकावट का असर समझकर अनदेखा कर गया। उधर मोहित और नेहा अपने अपने घरों में थे, लेकिन उनके मन में उस अंगूठी को लेकर एक अनजाना डर घर कर गया था। मोहित ने किताब में पढ़ी हुई बातों को याद करते हुए सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार हवेली के कमरे की तस्वीरें और वो अजीब सी नीली रोशनी उभर रही थी। नेहा भी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज बार बार उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। इसी बीच करण के घर में कुछ असामान्य घटनाएं शुरू हो गईं। अलमारी जिसमें अंगूठी रखी थी, उसे धीमी धीमी खटखट की आवाजें आने लगीं। करण ने अनमने मन से अलमारी की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही उसने वापस करवट ली, अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। करण ने चौंक कर उठकर देखा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अलमारी में रखी हुई वही अंगूठी हल्की नीली चमक के साथ कांप रही थी। करण ने डर को नजरअंदाज करते हुए अंगूठी को उठाया और जोर से कहा, अगर तुम सच में कोई आत्मा हो तो सामने आओ, मैं डरने वाला नहीं हूं। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन जवाब में सिर्फ एक भारी सन्नाटा था। करण ने सोचा कि वो अपने डर को बढ़ावा दे रहा है और उसने अंगूठी वापस अलमारी में रख दी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसके ठीक पीछे किसी के सांस लेने की आवाज आई। उधर मोहित नेहा को फोन कर रहा था, लेकिन फोन बार बार कट रहा था। परेशान होकर वो नेहा के घर की ओर चल पड़ा। नेहा भी अपनी खिड़की के बाहर किसी साए को महसूस कर रही थी, लेकिन जब उसने खिड़की खोली तो बाहर कुछ नहीं था। वो खुद को संभाल ही रही थी कि दरवाजे पर किसी ने धीमे धीमे दस्तक दी। नेहा ने डरते हुए पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया।
उसने झिझकते हुए दरवाजा खोला तो मोहित वहां खड़ा था। मोहित ने अंदर आते ही कहा, नेहा, मुझे लगता है करण ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो अंगूठी सिर्फ एक पुरानी चीज नहीं है, वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। नेहा ने उसे अंदर बुलाया और अपनी खिड़की के पास बैठकर सारी बातें बताने लगी। इसी दौरान करण के घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। जैसे ही रात के 2 बजे करण के कमरे की सारी लाइट्स अचानक बुझ गईं। उसने अपना मोबाइल उठाकर टॉर्च ऑन की, लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ धुंधले साए नजर आ रहे थे। करण ने घबराकर अपने दोस्तों को फोन करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल से सिर्फ अजीब सी गूंजने वाली आवाज आ रही थी। मोहित और नेहा ने यह तय किया कि वो करण के घर जाकर देखेंगे। दोनों ने अपने डर को दबाते हुए जल्दी से करण के घर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे करण के घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि करण का घर अंदर से अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन खिड़की से एक नीली रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। जैसे ही मोहित और नेहा ने घर का दरवाजा खोला, अंदर का माहौल और भी रहस्यमय हो गया था। पूरे कमरे में एक हल्की सी नीली रोशनी थी, जैसे कहीं दूर से कोई अजीब सी चमक आ रही हो। दोनों ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और करण को आवाज दी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। नेहा ने डरते हुए कहा, कहीं करण ने अंगूठी को फिर से छेड़ तो नहीं दिया। मोहित ने भी सिर झुकाकर कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, यह अंगूठी नहीं छोड़नी चाहिए थी। दोनों ने घर के अंदर जाकर करण को ढूंढना शुरू किया। अचानक एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने दीवार को जोर से मारा हो। मोहित और नेहा दोनों चौंक कर मुड़े और देखा कि करण का कमरा पूरी तरह से उलट पलट चुका था। कमरे के अंदर की चीजें बिखरी हुई थीं और दीवारों पर वही अजीब खरोंचें फिर से उभर आई थीं। नेहा ने कांपते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है मोहित, करण कहाँ है? मोहित ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसने आंखों में घबराहट छिपाते हुए कहा, करण कहीं ना कहीं होगा, हमें उसे ढूंढना होगा। जैसे ही दोनों ने कमरे की तलाश शुरू की, अचानक करण की आवाज आई, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? मोहित और नेहा ने तेजी से आवाज की ओर मुंह मोड़ा और देखा कि करण बत्तियों के पास खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बोला, अब मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। नेहा ने डरते हुए कहा, करण, तुम ठीक तो हो? ये क्या हो रहा है? लेकिन करण ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, तुम लोग मुझे समझ नहीं सकते। अब ये अंगूठी मेरी है, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सा उतार चढ़ाव था, जैसे कोई और उसकी आवाज में घुस आया हो। अचानक करण ने उस अंगूठी को फिर से अपनी उंगली में डाला और कमरे में एक जोर की हलचल हुई। सारे झूलते हुए पर्दे, बिखरी हुई चीजें और दीवारों पर उभरते खरोंचे और तेज हो गए। मोहित और नेहा समझ गए कि अब कुछ बहुत खतरनाक हो रहा था। मोहित ने जोर से कहा, करण, ये क्या कर रहे हो तुम? अंगूठी को उतारो। लेकिन करण ने बिना कुछ सुने उसे और मजबूती से अपनी उंगली में पहना लिया। अचानक कमरे के अंदर एक तेज और डरावनी आवाज गूंजने लगी, जैसे कुछ भारी भरकम चीज फर्श पर गिरने वाली हो। सारी खिड़कियां बंद हो गईं और कमरे का तापमान इतना गिर गया कि सांस तक फटी जा रही थी। फिर एक अंधेरे साए ने कमरे में प्रवेश किया, जो पहले सिर्फ हवा की तरह हल्का महसूस हो रहा था, अब धीरे धीरे आकार लेने लगा। ये साया, जो किसी व्यक्ति की तरह दिख रहा था, करण की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में वही डरावनी चमक थी और वो धीरे धीरे करण के पास पहुंच गया। नेहा और मोहित की आंखों के सामने करण अचानक खड़ा हो गया, जैसे उसका शरीर कुछ और चला रहा हो। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसकी सांसें घनी हो गई थीं। मोहित और नेहा दोनों कांपते हुए पीछे हट गए, लेकिन फिर भी एक कदम आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें करण को बचाना था। अचानक कमरे में एक तेज चीख सुनाई दी और करण ने कांपते हुए कहा, मुझे इसे उतारने दो, ये मुझे छोड़ दे। लेकिन वो साया अब करण के शरीर में समा चुका था और उसकी आवाज अब उसके अपने नहीं, बल्कि किसी और की सुनाई देने लगी थी। नेहा और मोहित ने घबराकर पूरी ताकत से करण को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जितना उन्होंने कोशिश की, उतना ही करण का शरीर और मजबूत होता गया। करण के शरीर में समाया हुआ साया अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। उसकी आंखें, जो पहले सफेद थीं, अब एक गहरी लाल चमक से भर गई थीं।
उसकी आवाज भी बदल गई थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों क्यों आए हो? अब इस खेल में तुम दोनों भी शामिल हो। नेहा और मोहित का दिल घबराहट से भर गया। उनके शरीर जैसे सर्द हवाओं से थरथरा रहे थे, लेकिन उनका प्यार और दोस्ती अब उन्हें करण को बचाने के लिए मजबूर कर रहा था। मोहित ने हिम्मत जुटाई और कहा, करण, हम तुम्हें बचाने आए हैं, तुम हमें छोड़ दो। ये नहीं तुम हो, ये कुछ और है। लेकिन करण ने एक झटके में मोहित को दूर फेंक दिया, जैसे उसे रोकना अब आसान नहीं था। उसकी ताकत, जो पहले से ही भारी थी, अब दुगनी हो गई थी। नेहा के हाथों में कांपते हुए डर से अंगूठी के बारे में वो सभी बातें फिर से घूमने लगीं जो उसने सुनी थी। किताब में लिखा था कि केवल वही व्यक्ति इस अंगूठी का मालिक बन सकता है जो इसे अपने शरीर पर पहनकर शापित आत्मा को शांत कर सके। इसे उतारने का एक ही तरीका है, मोहित ने कहा। हमें यह अंगूठी किसी और को देनी होगी जो इससे मुक्त कर सके। लेकिन अब अंगूठी से निकलने वाली नीली रोशनी और भी तेज हो गई थी और हवेली के आसपास की हवा में खौफनाक गूंज सुनाई देने लगी। वह साया करण के शरीर में और भी मजबूत हो गया था, जैसे कोई बुराई का पिशाच हो। नेहा ने मोहित की तरफ देखा और कहा, हमें उसे वापस उसी जगह ले जाना होगा जहां से हम लाए थे, अगर हमें करण को बचाना है। वे तीनों अब हवेली की ओर लौटने के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ता अब और खतरनाक लगने लगा था। जंगल में घने पेड़ और अजीब सी आवाजें उन्हें घेरने लगीं। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ उन्हें रोकने के लिए वहां खड़ा हो। करण, जो अब पूरी तरह से उस साया के वश में था, अचानक तेज आवाज में चिल्लाया, तुम्हें नहीं जाने दिया जाएगा, यह जगह अब तुम्हारा हक नहीं। उसकी आवाज में एक गूंज थी, जैसे वह खुद नहीं था बल्कि कोई और बोल रहा हो। अब हवेली का दरवाजा उनके सामने फिर से खुला और अंदर से वही डरावनी आवाजें बाहर आने लगीं। मोहित और नेहा ने एक दूसरे को देखा और हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, देखा कि करण अब एक अंधेरे कोने में खड़ा था और उसकी आंखों में एक बुरी चमक थी। नेहा ने धीमे से कहा, करण, हमें छोड़ दो, हम तुम्हें बचाना चाहते हैं। लेकिन करण ने उसे घूरते हुए कहा, अब तुम दोनों को यहां से जाना होगा। और जैसे ही उसने ये कहा, हवेली के दीवारों से खून की धाराएं बहने लगीं और पूरी हवेली एक डरावनी रोशनी में डूब गई। हवेली के अंदर एक घना अंधेरा था और दीवारों से खून की धाराएं अब और तेज होकर बह रही थीं। मोहित और नेहा ने डर को नकारते हुए अपने कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वे करण के पास पहुंचे, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे पूरे कमरे की हवा में गंध फैल गई। करण का चेहरा अब और भयानक हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और उसकी स्किन पर एक अजीब सा धुआं सा दिख रहा था। उसकी आवाज में अब पूरी तरह से साया समा चुका था। तुम्हें नहीं जाना दिया जाएगा, ये अंगूठी अब तुम्हारा है। उसकी बातों में एक सख्त आदेश था, जैसे उसकी बात नहीं मानी तो कुछ भयंकर हो सकता है। मोहित ने डरते हुए कहा, करण, ये क्या हो रहा है? तुम हमें छोड़ दो, तुम फिर से अपने पुराने आप हो सकते हो। लेकिन करण या उस साए ने उसका जवाब नहीं दिया। उसके हाथ से एक अजीब सी घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी, जैसे समय उल्टा चल रहा हो। नेहा ने फिर से कोशिश की, करण, यह सब केवल एक श्राप है, इसे हम तोड़ सकते हैं, बस तुम्हें अंगूठी को उतारने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, करण ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और उन पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी खौफनाक आत्मा की थी। फिर कमरे के अंदर से एक भयंकर आवाज गूंज उठी, जैसे हवेली के अंदर कुछ बहुत बड़ी ताकत जाग चुकी हो। दीवारों पर अचानक से लकीरें बनने लगीं और एक अजीब सी सायबानी आवाज आई, तुम तीनों को अब जाने नहीं दूंगा, इस अंगूठी का बदला अब लिया जाएगा। नेहा और मोहित को अब महसूस हुआ कि यह सिर्फ करण का शारीरिक रूप नहीं था, बल्कि वह साया पूरी हवेली में समा चुका था। मोहित ने तुरंत अपनी जेब से एक पुराना तंत्र मंत्र वाला पन्ना निकाला, जो उसकी दादी ने उसे बचपन में दिया था। पन्ने पर एक विशिष्ट मंत्र लिखा था, जिसे पढ़ने से किसी भी तरह के श्राप को तोड़ा जा सकता था। नेहा ने कहा, मोहित, जल्दी से उस पन्ने को पढ़ो, वरना सब खत्म हो जाएगा। मोहित ने पन्ने को खोला और मंत्र पढ़ना शुरू किया।
जैसे ही उसने पहला शब्द उच्चारित किया, पूरे कमरे में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। हवेली की दीवारें कांपने लगीं और वह साया जो अब करण में समा चुका था तड़पने लगा। लेकिन जैसे ही मोहित ने पूरा मंत्र खत्म किया, अचानक कमरे की रोशनी एक बार फिर से गुल हो गई और साया पूरी तरह से कमरे में फैलने लगा। करण की चिल्लाहट सुनाई दी, तुम नहीं जानते हो क्या कर रहे हो? उसकी आवाज अब और तेज हो गई और उसी पल कमरे में अंधेरे से एक हाथ बाहर निकला जो मोहित की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो हाथ मोहित की ओर बढ़ा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूरी ताकत से अपनी आंखें बंद की और हिम्मत जुटाकर उस अजीब हाथ से बचने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही हाथ मोहित के पास पहुंचा, एक तेज आंधी उठी और सब कुछ पल भर में अंधेरे में डूब गया। नेहा चिल्लाई, मोहित देखो! और उसी वक्त किसी ने दोनों के कानों में एक खौफनाक सर्द आवाज में कहा, तुम दोनों को अब नहीं जाने दिया जाएगा। सभी दिशा निर्देश अब मंझधार में थे। जैसे ही उन्होंने अपने कदम और आगे बढ़ाए, कमरे में अचानक एक झिलमिलाती सफेद रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी उसी अंगूठी से आ रही थी जिसे करण ने पहन रखा था, लेकिन यह रोशनी अब असमानी नीली के बजाय लाल रंग में बदल चुकी थी और उसका तापमान इतना बढ़ गया था कि दोनों को शरीर में जलन महसूस होने लगी। मोहित और नेहा के लिए यह एक नई घातक चुनौती थी। अब उन्हें करण को उस अंगूठी से मुक्त करने का अंतिम तरीका ढूंढना था। मोहित ने फिर से अपनी जेब से वह तंत्र मंत्र वाला पन्ना निकाला और उसे मजबूती से पकड़ते हुए कहा, यह हमारी आखिरी कोशिश है नेहा। अगर यह काम नहीं किया तो हम सब एक साथ इस अंधेरे में खो जाएंगे। नेहा ने डरते हुए कहा, मैं तैयार हूं मोहित, हम करण को बचा सकते हैं। तभी अचानक करण के चेहरे पर एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। उसकी आंखों में एक अजीब सी हलचल थी और जैसे ही वह अंगूठी से मुक्त होने की कोशिश करता, साया उस पर और भी हावी होता जा रहा था। कमरे में अब एक तूफान सा आ गया था। नेहा ने कहा, हमें जल्दी करना होगा। उसने उस पन्ने को मोहित की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस मंत्र को सही से पढ़ो, यह आखिरी मौका है। मोहित ने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पहला शब्द उच्चारित किया, अंगूठी से एक तेज और डरावनी आवाज निकली। सब कुछ एक पल के लिए रुक गया। फिर अचानक पूरे कमरे में धुआं सा फैलने लगा और सभी दीवारें कांपने लगीं। नेहा की आंखों में आंसू थे और उसने डरी डरी आवाज में कहा, क्या हम करण को बचा पाएंगे? तभी मोहित ने एक अंतिम शब्द उच्चारित किया और कमरे के अंदर एक तेज ध्वनि गूंज उठी। वो साया अब पूरी तरह से करण के शरीर से बाहर निकलने लगा और करण के शरीर में एक अद्भुत हलचल महसूस होने लगी। आखिरकार करण गिरते हुए जमीन पर गिरा और साया पूरी तरह से कमरे से बाहर उड़ने लगा। लेकिन अब भी उस साये की अजीब सी हंसी गूंज रही थी। जैसे ही साया करण से बाहर निकला, कमरे में एक भयंकर सन्नाटा छा गया। वह साया अब हवा के जैसे हल्का हो चुका था, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी कमरे में महसूस हो रही थी। मोहित और नेहा ने डरते हुए करण को देखा, जो जमीन पर बेजान पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। क्या हम बचा पाए? नेहा ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी। मोहित ने उसके पास जाकर करण की नब्ज चेक की। हाँ, वह ठीक है, मोहित ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लेकिन दोनों जानते थे कि खतरा अभी टला नहीं था। उस साये की हंसी अब भी कमरे में गूंज रही थी, जैसे वह उनका पीछा कर रहा हो। नेहा ने कहा, हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। अगर वह साया फिर से आ गया तो? उसकी आवाज में अब डर साफ झलक रहा था। मोहित ने सिर झुकाया। साया केवल एक आत्मा नहीं थी नेहा, वह एक शाप था जो इस जगह पर सदियों से बसा हुआ था। लेकिन जैसे ही मोहित ने यह कहा, अचानक से कमरे की सारी बत्तियां फिर से बंद हो गईं और चारों ओर एक अजीब सी बर्फीली हवा घुसने लगी। उस हवा के साथ एक साया फिर से सामने उभरा। यह वही साया था जो अब भी करण के पास खड़ा था। तुम तीनों कहीं नहीं जा सकते, उस साये की आवाज ने डर के साथ गूंजते हुए कहा। यह घर, यह हवेली अब मेरी है और मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। मोहित और नेहा घबराए हुए थे, लेकिन करण, जो अब होश में आ चुका था, धीरे धीरे उठने लगा। उसकी आंखों में एक गहरी चेतावनी थी। उसने मोहित और नेहा को इशारे से चुप रहने को कहा
यह साया नहीं है, उसने कहा। यह उस अंगूठी का असर है। जब तक हम इसे खत्म नहीं करेंगे तब तक यह पीछा नहीं छोड़ेगा। मोहित और नेहा ने देखा करण धीरे धीरे अंगूठी की ओर बढ़ा, जो अब भी उसके पास थी। लेकिन जैसे ही करण ने अंगूठी को हाथ में लिया, वह साया फिर से बुरी तरह चिल्लाया, नहीं, तुम मुझे नहीं हरा सकते। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कमरे की दीवारें कांप उठीं। करण ने एक दृढ़ निश्चय के साथ अंगूठी को अपनी उंगली से उतारा और उसे जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही अंगूठी जमीन पर गिरी, एक जबरदस्त विस्फोट की आवाज सुनाई दी। साया जोर से चीखा और कमरे में हलचल तेज हो गई। दीवारों पर खून की धाराएं फिर से दिखने लगीं, लेकिन अब यह खून उल्टी दिशा में बहने लगा, जैसे साया खुद घबराकर भाग रहा हो। नेहा और मोहित ने देखा साया अब धीरे धीरे गायब हो रहा था, लेकिन एक आखिरी बार उसने कराहते हुए कहा, तुम तीनों को कभी भी चैन से नहीं जीने दूंगा। लेकिन उसके बाद सब कुछ चुप हो गया। हवेली में अजीब शांति फैल गई। दीवारों पर खून की धाराएं अब रुक गईं और कमरे का तापमान सामान्य हो गया। करण, नेहा और मोहित तीनों खड़े थे, पूरी तरह से थके हुए लेकिन राहत महसूस करते हुए। करण ने कहा, हमने इसे खत्म कर दिया, लेकिन हमें इस जगह को छोड़ना होगा। वे तीनों बिना एक शब्द कहे उस डरावनी हवेली से बाहर निकल गए। जैसे ही वे बाहर आए, पूरे आसपास का माहौल बदल चुका था। हवेली अब खामोश और शांत थी, जैसे कोई अजीब शक्ति अब उसे छोड़ चुकी हो। मोहित और नेहा ने एक दूसरे को देखा और फिर तीनों ने उस जगह से दूर जाना शुरू किया। लेकिन उनके मन में एक सवाल था, क्या वाकई साया हार गया था या वह फिर से लौटेगा? तीनों हवेली से बाहर आकर राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी चिंता की छाया थी। वे जानते थे कि वह साया भले ही अब हारा हो, लेकिन क्या वह पूरी तरह से समाप्त हो गया था? उन्हें डर था कि कहीं वह फिर से वापसी न कर ले। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, अचानक से एक आवाज गूंज उठी, कहां जा रहे हो? मोहित और नेहा ने चौंक कर इधर उधर देखा। यह आवाज हल्की थी, लेकिन बेहद खतरनाक और दबी हुई। यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि उस साये की प्रतीत हो रही थी। करण ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, यह अब सिर्फ एक खेल है। वह पल भर के लिए ठहर गया और फिर अचानक ही उसने अपनी जेब से वही पुरानी अंगूठी निकाल ली, जो पहले उसने साये से बचने के लिए उतार दी थी। मुझे यह नहीं पता था, उसने कहा, लेकिन लगता है यह अंगूठी केवल मेरे लिए नहीं थी। यह हमारी सभी यात्रा का अंत और शुरुआत है। तीनों ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। करण ने अंगूठी को हवा में घुमाया और जैसे ही वह फिर से उसकी उंगली में पहनी, एक अजीब सी चमक पूरे जंगल में फैल गई। इसके साथ ही एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, बिल्कुल वैसी ही हंसी जो साया ने हवेली में सुनी थी। लेकिन तभी एक रहस्यमय लहर ने पूरे आसमान को घेर लिया और फिर अचानक सामने की जमीन पर एक विशाल गोलाकार चक्र बन गया। उस चक्र के अंदर एक दरवाजा खुला और वही साया अब बिल्कुल अलग रूप में सामने खड़ा था। लेकिन इस बार वह कमजोर था और उसकी मौजूदगी में एक अनोखी शांति थी। तुम तीनों को मैंने कभी नहीं छोड़ा, साया बोला, पर अब मैं एक नए रूप में आ चुका हूं। यह सिर्फ तुम्हारी जीत नहीं, बल्कि तुम्हारी समझ की भी शुरुआत है। तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर सब हंस पड़े। उन्होंने समझ लिया कि वह साया अब उनके साथ था, लेकिन केवल एक नई समझ और एक नए अनुभव के रूप में। वह अब कोई खतरनाक शक्ति नहीं था, बल्कि एक संकेत था जो उन्हें जीवन की जटिलताओं और रहस्यों से अवगत कराता था। और इस तरह वे तीनों जंगल से निकलकर अपने घर की ओर बढ़े, यह जानते हुए कि जो उन्होंने आज महसूस किया वह एक नए अध्याय की शुरुआत थी। अब उनका जीवन सिर्फ डर और खौफ से नहीं, बल्कि साहस और समझ से भरा हुआ था।